Okay, so here now we are starting the concept law of demand. Okay, after completing with the factors affecting demand and this demand schedule, demand curve. Okay, now we are starting law of demand. Now, law of demand, what does it state? Law of demand states the inverse relationship between price and demand. Law of demand जो प्राइस और डिमांड है, क्योंकि आपको ये मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा डिमांड इफेक्ट होती है वो कमोडिटी के प्राइस से होती है, और प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के ज्यादा होते हैं तो हम उसकी डिमांड को, उसकी मांग को कम कर लेते हैं, और अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं ना तो हम क्या चाहते हैं, हमें कम से कम पैसों में ज्यादा सामान मिले। हाँ? तो इसी तरीके से जो प्राइस और डिमांड है उन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो पूरी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, हर एक इंडिविजुअल की डिमांड कम हो जाती है। जब इंडिविजुअल की हो जाएगी तो मार्केट की अपने आप हो जाएगी, और अगर प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड तभी सही होगा अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कांस्टेंट है। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन से हैं, जो कल आपको मैंने पढ़ाए थे, उसमें आपको मैंने कल पढ़ाई थी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में 5 चीजें कल आपको मैंने पढ़ाई थी, जो यानी कि जो फैक्ट्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तीसरा अफेक्ट करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और फिफ्थ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। तो सिर्फ पहले वाले को छोड़ करके, जो आपको मैंने कल ये पढ़ाया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको छोड़ करके, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके, इसके अलावा जो भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, ये सभी कुछ कांस्टेंट है। ये सभी चीजें कांस्टेंट है प्राइसेस को छोड़ करके। तो उसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और घटने पर डिमांड बढ़ती है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्योंकि किसी भी लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए हमें बहुत सी चीजें कांस्टेंट माननी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम यही कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है लॉ ऑफ डिमांड में, देखिए जो डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है और अगर आप इस चीज को नहीं लिखते हैं, भले ही आपने सारा क्वेश्चन सही किया है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखी है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स कौन से हैं ये? अदर फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, prices of complementary goods, income of the consumer, taste and preferences, और expectation of change in the price in the future। अगर ये सब कुछ कांस्टेंट, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप। अब सपोज करिए मैं ये कहती हूँ कि प्राइसेस बढ़ गए हैं ना? और मैं ये कहती हूँ कि उसके प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन अगर वहां पर जो कंज्यूमर्स रहते हैं अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए इस लॉ को बिल्कुल वैलिड करने के लिए हमें बाकी चीजें कांस्टेंट करनी पड़ती है, कि जो बाकी चीजें हैं ना, तो इनकम में जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि जो चीजें डिमांड को अफेक्ट कर रही हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है ना। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, तो अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है ना, तब तो सेम प्राइस पे जो है डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी के कंज्यूमर्स टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस तो कम नहीं हुए ना। तो वो जो लॉ है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम पहले ये बात जरूर लिखते हैं साथ में, दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी जो सभी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब assumptions क्या है? वो सभी चीजें हैं जो कि आपको मैंने बताई ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। पहला वाला फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, उसको छोड़ करके बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो सभी कैसे हैं, वो कांस्टेंट हैं, वो बिल्कुल बराबर है। इसीलिए जो है ये
लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है ना। एजम्पशंस क्या है, देखिए यहाँ पे पहला क्या है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। वही मैंने जो बोला अभी, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो इसकी तो सेम प्राइस पे ही डिमांड चेंज हो जाएगी टी की ना, या किसी भी कमोडिटी की अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो जाता है तो। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो इनके पूरक हैं उनके भी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, तभी हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने पे ही डिमांड कम होगी और कम होने पे ही डिमांड बढ़ेगी। तीसरा है इनकम कांस्टेंट, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तभी तो वो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम नहीं करेगा, वो कांस्टेंट कर देगा कि उसकी इनकम बढ़ चुकी है, या इनकम अगर कम हो चुकी है तब तो वो सेम प्राइस पे ही डिमांड कम कर देगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी कैसी है, कांस्टेंट है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारा उस कमोडिटी के लिए कोई टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, जैसे कि अगर आपका टेस्ट डेवलप है मोमोज के लिए, फ्राइड राइस के लिए, तो भले ही उसके प्राइसेस कितने ज्यादा हो आप तब भी उसे परचेज करते हैं, तो आपने प्राइसेस की कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ाई ना ही बढ़ने पे कम करी। समोसे का रेट कम है उसे नहीं कंज्यूम करोगे, लेकिन जो मोमोज फ्राइड राइस है उसे कंज्यूम करोगे, क्योंकि आपका उसके लिए टेस्ट डेवलप हो चुका है। तो जिस भी कमोडिटी के लिए आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, उस कमोडिटी के भले ही प्राइसेस ज्यादा हो आप उसी को कंज्यूम करते हैं, भले आप क्वांटिटी कम करेंगे लेकिन तभी भी आप कंजम्पशन उसी चीज का करेंगे ना। और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है नियर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने की, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, प्राइसेस के बिना चेंज हुए भी डिमांड चेंज हो जाती है, अगर एक्सपेक्टेशन होती है तो ये सभी चीजें कांस्टेंट है, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे बनाएंगे इसका डायग्राम। डायग्राम के लिए जस्ट नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Just 1 minute. This is the diagram representation of law of demand. Over here, the prices are shown on the y-axis. This is the y-axis and this is the x-axis. Prices are shown on the y-axis and demand is shown on the x-axis. Demand is denoted by the capital letter Q. Okay. अब देखिए यहाँ पर हमने शेड्यूल लेते हैं पहले प्राइस और डिमांड का। यहाँ पर हमने ले रखा है, सिंपल सा शेड्यूल ले रखा है, इसमें प्राइसेस गिर रही है 5 4 3 2 1। उस स्थिति में डिमांड क्या होगी, वो बढ़ेगी 1 2 3 4 5। सिंपल सा लेते हैं, आप प्राइसेस को बढ़ा भी सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। देखिए प्राइसेस 5 है तो डिमांड कितनी है 1। एक पॉइंट करेंगे हमने, तो प्राइसेस 4 पर डिमांड है 2, प्राइसेस 3 पर डिमांड है 3, 2 पर है 4 और 1 पर है 5। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारा एक कर्व बनेगा जिसको कि हम नाम देते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, and this demand curve is negatively sloped. Why this is negatively sloped? Because there is inverse relationship between price and demand. So now this is the topic reasons for law of demand, यानी कि law of demand क्यों अप्लाई होता है, उसके पीछे कारण क्या है। okay? सबसे पहले यहाँ पे आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको ये मैंने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस में। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी यूटिलिटी है ना, जब हम किसी कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए गिर जाती है, तो हमारी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए गिर जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब हमारी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए गिर जाती है, तो जब अगर प्राइसेस बढ़ते हैं ना, जब जैसे हमने कम कमोडिटी पे हमने ज्यादा कंजम्पशन कर लिया, तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम रेडी होते हैं कमोडिटी को गिव अप करने के लिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। जब आप किसी कमोडिटी कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हो ना, तो आपका मन करता है कि आप नाउ वी आर रेडी टू गिव अप। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई करता है, क्योंकि जब आप कंजम्पशन आपने कम प्राइसेस में अदा कर लिया और अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं देन यू आर रेडी टू गिव अप। दैट्स व्हाई विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड। लेकिन आता है बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर
कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी है तभी तो आप उसकी डिमांड को कम करेंगे। अगर मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या मैं उसकी डिमांड कम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। कारण क्योंकि मेरे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चीज का ना। तो लॉ ऑफ डिमांड भी तभी अप्लाई होगा अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है तो भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। थर्ड आता है यहाँ पे बच्चों इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, रियल परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। हमारा एक माइंड मेकअप होता है कि मैंने इस कमोडिटी पे इतना ही पैसा खर्च करा। जैसे आप शूज लेने का, आपने सोचा 1000 रुपए तक के शूज लेने हैं आपने। अब अगर आपको लग रहे हैं सस्ते हैं तो आप दो ले लेंगे, लेकिन अगर आपको महंगे लग रहे हैं ना तो आप एक ही कमोडिटी लेंगे। यानी कि आपने माइंड मेकअप कर रखा है कि इतना ही पैसा खर्च करना है। तो ऑटोमेटिकली अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी ना। आप फल लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सोच रखा भैया 500 रुपए की सब्जी लानी है। अब अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो आप सब्जी कम कर लेंगे, खर्चा आपने उतना ही करना है। और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो आप क्या करते हैं? सामान ज्यादा खरीद लेते हैं, प्राइसेस कम है ना। तो अपने आप प्राइसेस के गिरने पर डिमांड बढ़ गई और प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई ना। तो ये जो चीजें हैं ये भी साथ में इफेक्ट करती हैं कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। फोर्थ आता है यहाँ पे एडिशनल कस्टमर्स। जब भी प्राइसेस गिरते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो जो लोग कंज्यूम नहीं भी करते हैं ना वो भी उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उस कमोडिटी के एडिशनल कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अभी अनार जो है वो 200 रुपए किलो है या 150 रुपए किलो है, अब उसके रेट हो जाते हैं 80 रुपए किलो। तो जो जो लोग सेब खरीद रहे थे वो भी क्या करेंगे, लेकिन जो कम कमोडिटी परचेज करते हैं वो भी अनार खरीदना शुरू कर देंगे। टेस्ट तो अच्छा लगता है, ये पौष्टिक भी है, लेकिन महंगे होने की वजह से लोग कम खरीदते हैं। लेकिन अगर उसके प्राइसेस गिर जाते हैं तो एडिशनल कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं। और वहीं अगर प्राइसेस और बढ़ जाते हैं तो जो मिडल मैन है वो भी उसको, जो अगर उसको खरीदता है वो एक मिडल मैन, वो भी परचेज करना कम कर देगा। तो क्या हुआ? प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई ना। तो एडिशनल कस्टमर्स ऐड भी होते हैं और जाते भी हैं। आगे आता है डिफरेंट यूजेस। जिस कमोडिटी के बच्चों यूजेस ज्यादा होते हैं ना, जैसे मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, इनके यूजेस ज्यादा हैं, तो इनके जब प्राइसेस गिरते बढ़ते हैं तो हम डिमांड इनकी कम कर देते हैं, क्योंकि हमारा इन कमोडिटी पे पैसा ज्यादा खर्च होता है। और वही ऐसी चीजें जिनके यूजेस कम है, नमक, जूते, सॉरी नमक, शू पॉलिश, या फिर निडल, बटन्स ना, इनके प्राइसेस बहुत कम है और हम इनको यूज भी कम करते हैं ना। जैसे माचिस का, मैच बॉक्स का यूज कम होता है ना, नमक का यूज कितना कम होता है, मतलब क्वांटिटी कम यूज होती है। तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ते भी है ना तो हम डिमांड कम नहीं करते, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी अगर यूजेस ज्यादा होते हैं तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, और अगर यूजेस कम होते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें